वेलकम टू IAS IPS भैया। न्यूज़ टुडे विजन IAS का है, मार्च 29, 2024 का न्यूज। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP लॉन्च्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024। जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है उसने लॉन्च किया है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 का। रिपोर्ट को ऑथर्स बिट्स द रैप वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम वाज पब्लिश्ड अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो वेस्ट ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 30 मार्च। लोग जो भी रिपोर्ट्स है को ऑथर किया गया किसके साथ में, तो वेस्ट रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के साथ में, जो पब्लिश्ड होता है पब्लिश्ड अहेड ऑफ का किसके आगे से, तो इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो वेस्ट ऑब्जर्वेशन, जो कि एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 30 मार्च को। FWI फूड वेस्ट इंडेक्स ट्रैक्स ग्लोबल एंड नेशनल generations of the food and indivisible parts of the waste at retail and consumer, household and food service level. It supports the goals of the two indicators of the SDG 12.3 which to be अचीव्ड बाय 2030। इट सपोर्ट कर रहा है किसका गोल्स के लिए, टू इंडिकेशंस ऑफ किसका, SDG का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, जो कि अचीव्ड होना चाहिए 2030 तक। पहला क्या है, SDG 12.3.1 फूड लॉस इंडेक्स, SDG 12.3.1 का बी का क्या है, FWI फूड लॉस इंडेक्स में क्या है, तो रिड्यूस द फूड लूजेस एलोंग प्रोडक्शंस एंड सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। मतलब बता रहा है कि जो भी फूड लॉसेस का है उसको प्रोडक्शन का और सप्लाई चेन उसको रिड्यूस करना है फूड लॉस का, जब कब से, तो प्रोडक्शन से लेकर सप्लाई चेन्स इंक्लूडिंग जब पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, जो भी हार्वेस्ट के बाद लॉस होता है उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज कस्टोडियल ऑफ द FLI। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कस्टोडियल है किसका, FDI का। SDI 12.3.3 का FWI है प्री कैपिटल ग्लोबल फूड वेस्ट एंड रिटेल एंड कंज्यूमर लेवल। UNEP इज अ कस्टोडियल ऑफ द FWI। जो भी एक मिनट सॉरी बी बोलता है कि FWI जो है, FWI जो फूड वेस्ट इंडेक्स है वो पर कैपिटल ग्लोबल फूड वेस्ट एट रिटेल है और कंज्यूमर लेवल्स पर। जो अपना UNEP है जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है वो कस्टोडियल है किसका, तो FWI का। की फाइंडिंग क्या है इसमें, तो हाउस होल्ड्स अक्रॉस ऑल द कॉन्टिनेंट्स वेस्टेज ओवर 1 बिलियन मील्स अ डे इन 2022 में देखा गया कि हाउस होल्ड है जो पूरे 7 कंटिनेंट्स में वेस्ट करते हैं 1 मिलियन मील एक दिन में। While 783 million people were affected by the hunger and third of the humanity face food security, जिसमें से 783 मिलियन पीपल हैं जो कि अफेक्टेड हैं, भूखे के शिकार हैं, और थर्ड ऑफ द ह्यूमनिटी फेस द फूड इनसिक्योरिटी। फूड वेस्ट जनरेटेड एंड एस्टिमेट्स दैट 8.8 से 10% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। इशू क्या है इसका, तो ड्यू टू द लैक ऑफ द रोबस्ट कोल्ड चेन्स hotter countries generated more food waste per capita in the household। देखा गया क्या इशू कि जो भी लैक ऑफ द रोबोट्स कोल्ड चेन है उसमें से हॉटेस्ट कंट्री जनरेट करते हैं क्या, सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट को इन हर पर कैपिटा हाउस होल्ड्स में। इनसफिशियंट डाटा फॉर रिटेल एंड द फूड सर्विस सेक्टर्स। रिटेल और फूड सर्विस सेक्टर्स के लिए उसके लिए इनसफिशियंट डाटा नहीं है, particularly in low and middle income countries। फ्रैगमेंटेड फूड सिस्टम्स, और थर्ड इशू क्या है, फ्रैगमेंटेड फूड सिस्टम्स। अबाउट रैप के बारे में जानते हैं क्या है उसके बारे में। वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्राम क्या है, इट इज़ ए क्लाइमेट एक्शन NGO। यह क्या है, एक क्लाइमेट एक्शन NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश्ड इन UK इन 2000 में UK में इस्टेब्लिश किया गया था। वर्किंग टू टैकल कॉज ऑफ द क्लाइमेट क्राइसिस, किसके लिए, तो जो भी क्लाइमेट क्राइसिस है उसको टैकल करने के लिए, एंड गिव द प्लानट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, प्लानट को सस्टेनेबल फ्यूचर देने के लिए। सजेशंस फॉर द रिड्यूसिंग फूड वेस्ट थ्रू कोलैबोरेटिव अप्रोच, सिस्टमैटिक एक्शंस थ्रू द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स मॉडल्स। एग्जाम्पल
कोटोल्ड कमिटमेंट 2030 यूके में होगा। और क्या, ऑस्ट्रेलियन फूड पैक्ट established a roadmap of the delivery plant targeting the priority areas of the hotspots of the wastes। अब दूसरा न्यूज में आते हैं। दूसरा न्यूज क्या है, एरिना जो है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उन्होंने रिलीज किया क्या, या वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक ब्रीफ, एक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन का आउटलुक किया है ब्रीफ में। क्या, तो ट्रैकिंग COP 2018 आउटकम्स रिपोर्ट ट्रैक्स ग्लोबल प्रोग्रेस टुवार्ड्स द एनर्जी ट्रांजिशंस कमिटमेंट टू ट्रिपल रिन्यूएबल बाय द 2030 एज आउटलाइंड इन COP 2028 ऑफ द UNFCCC हेल्ड इन टू नवंबर 2023। रिपोर्ट ट्रैक्स किया था ग्लोबल प्रोग्रेस का टुवार्ड्स में, किसके फॉरवर्ड में, तो एनर्जी ट्रांजिशंस कमिटमेंट में, तो ट्रिपल रिन्यूएबल्स 2030 तक आउटलाइंस है COP 2028 ऑफ द UNFCCC हेल्ड कब होगा, हेल्ड तो नवंबर 2013 में। की फाइंडिंग इसका क्या है, तो बेंचमार्क येट इनसफिशिएंट प्रोग्रेस, तो जो भी अभी तक बेंचमार्क है उसमें ये पाया गया क्या, इनसफिशिएंट प्रोग्रेस। 2023 एडेड 473 गीगावाट यानी कि 73% कंट्रीब्यूशन बाय द सोलर एनर्जी एडिशनल रिन्यूएबल टू ग्लोबल एनर्जी मिक्स, मतलब 2023 में एडेड किया करना था कितना, टू 4073 गीगावाट एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी, किसमें से, तो ग्लोबल एनर्जी के मिक्स में से। हाउएवर, जबकि एनुअल एडिशनल मस्ट रीच ऑलमोस्ट 1100 गीगावाट टू मीट द ट्रिपल टारगेट, जबकि एनुअल एडिशनल चाहिए कम से कम ऑलमोस्ट 1100 गीगावाट का। जियोग्राफिकल डिस्पैरिटीज क्या है, विथ अ ग्रोथ ऑफ द 20.1% एशियन वेस्ट लीडर्स इन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ वेस्ट डायरेक्ट बाय द चाइना। प्रोग्रेस इन द इलेक्ट्रिफिकेशंस प्रोग्रेस क्या है इन इलेक्ट्रिफिकेशन में, रोड ट्रांसपोर्ट है और हायर पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशंस। रोड ट्रांसपोर्टेशन के पास क्या है, हायर पोटेंशियल है, किसके लिए, तो इलेक्ट्रिफिकेशंस के लिए। न्यू EV मॉडल, जो भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल है उसके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है एंड इम्प्रूविंग द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर द की ड्राइव्स फॉर दिस। मतलब जितना भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल का मॉडल है उसको उसमें क्या दिया गया है, फाइनेंशियल इंटेंसिव दिया गया है कि जो और इम्प्रूव करने के लिए जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि एक की ड्राइव्स है इसके लिए। मतलब हर एक स्टेप अभी क्या है कि चार्जिंग पॉइंट नहीं, जितने पेट्रोल पंप है, डीजल और पेट्रोल के लिए जितने भी पेट्रोल पंप है उसकी मात्रा में चार्जिंग स्टेशन हर एक पॉइंट पे होना चाहिए, जो कि अभी कम है। उसी के लिए उस पर फोकस करना है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। चैलेंजेस इन द अचीविंग ट्रिपल टारगेट, मतलब क्या चैलेंजेस अचीव किया जा रहा है ट्रिपल टारगेट को लेकर। राइजिंग फाइनेंशियल कॉस्ट, क्या, तो फाइनेंसिंग कॉस्ट का, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको न्यू हो रहा है तो उसमें लिथियम आयन बैटरी लगता है, तो उसमें भी ज़्यादा लिथियम बहुत महंगा आता है तो कॉस्टली हो रहा है। और स्टेशन लगाने के लिए, चार्जिंग स्टेशन पॉइंट बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और पॉइंट को सिक्योरिटी करने के लिए भी वहाँ पर उसमें भी सिक्योरिटी करने के लिए भी, और वहाँ के संचालन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए भी आदमी चाहिए, उसमें भी इशू हो रहा है, मतलब कॉस्टली पड़ रहा है। सप्लाई चेन इशू, वही सप्लाई चेन इशू, तो बॉटल नेक्स फॉर द सम टेक्नोलॉजीज एंड द मार्केट ओवर सप्लाई एंड ऑर्डर। रिकमेंडेशंस टू अचीव ट्रिपल टारगेट, क्या रिकमेंडेशन दिया जा सकता है अचीव करने के लिए, तो रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल फाइनेंस मैकेनिज्म, मतलब रिफॉर्म करना चाहिए मल्टीलैटरल फाइनेंस मैकेनिज्म में, और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि पावर ग्रिड और स्टोरेज, बैटरी का स्टोरेज करने के लिए। रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए। इंटरनेशनल कोऑपरेशंस फॉर, मतलब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन होना चाहिए, किसके लिए, तो डेवलपिंग रिन्यूएबल सप्लाई चेन, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी के सप्लाई चेन होती है उसके लिए डेवलपिंग होना चाहिए रिन्यूएबल सप्लाई चेन का। इन्हेंसिंग इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशन और ह्यूमन कैपेसिटी का इन्हेंसिंग होना चाहिए, उसमें बढ़ावा होना चाहिए। स्केलिंग अप टू द ब्रॉडेनिंग एक्सेस टू लो कॉस्ट फाइनेंस। एरिना, जो कि हम लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अबू धाबी में, UAE में। जेनेसिस,
Proposal for an international agency dedicated to renewable energy was made in 1981 at UN Conference on New and Renewable Resources on Energy। मतलब कि 1981 में इसका वाज मेड हुआ था और कहाँ पे, तो यूएन कॉन्फ्रेंस में पर, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स ऑफ एनर्जी में हेल्ड में कहा, जो कि नाइजीरिया केन्या में हेल्ड हुआ था। वहीं पर प्रपोजल दिया गया था इंटरनेशनल एजेंसी के लिए, एरिना के लिए। एरिना वाज फाउंडेड इन बॉन। एरिना कहाँ फाउंड हुआ था, तो बॉन में, जर्मनी में। कब, तो 2019 में। कहाँ, किसके साथ में, तो 75 स्टेट साइनिंग द एरिना स्टेट टू एट द टाइम। जब इसको फॉर्म किया था तो उस समय 75 स्टेट्स इसका साइन किए थे। अबाउट, इसके बारे में क्या है, तो इट इज अ लीडिंग ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी। ये क्या है, एक बहुत बड़ा, मतलब लीडिंग है, मतलब कि सबसे हाईएस्ट, मतलब लीड कर रहा है। कहाँ पे, तो ग्लोबल इंटरनेशनल ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है फॉर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सॉरी, एनर्जी बनाने के लिए ये क्या है, ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है। फंक्शन इसका क्या है, द सर्व एज द प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म फॉर द इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, सपोर्ट्स कंट्रीज इन देयर एनर्जी ट्रांजिशंस, जो भी एनर्जी ट्रांजिशंस कंट्रीज के लिए उसको भी सपोर्ट करता है। एंड प्रोवाइड्स स्टेट्स एट द आर्ट डेटा एंड एनालिसिस ऑन द टेक्नोलॉजी। मेंबर क्या है अभी तक, तो 168 कंट्रीज हैं। एंड यूएई, इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, अपना इंडिया भी इसका मेंबर है। और ईयू है, यूरोपियन यूनियन भी है। मेजर रिपोर्ट्स बाय द एरिना, एरिना के द्वारा मेजर रिपोर्ट्स क्या किया जाता है, तो वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस आउटलुक, रिन्यूएबल एनर्जी आउटलुक फॉर एशियन, रिन्यूएबल एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। ये था हम लोग आज का, हम लोग पढ़ लिए एरिना के बारे में, जो कि वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन के आउटलुक के ब्रीफ में किया गया, उसी के बारे में, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अब अगले न्यूज़ पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द स्ट्रिक्ट अप्रोच इन द ग्रांटिंग बेल टू पुलिस इन कस्टोडियल डेथ केसेस। सुप्रीम कोर्ट क्या है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए एक स्ट्रिक्ट अप्रोच किया है क्या, ग्रांटिंग बेल का, जो ग्रांटिंग बेल टू पुलिस है, जो कि कस्टोडियल डेथ के केसेस में है, उसके लेकर है न्यूज। क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, वाइल द रेफरिंग टू द जजमेंट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ द झारखंड एंड द संदीप कुमार, रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट का है जजमेंट ऑफ किसका, स्टेट ऑफ झारखंड और द संदीप कुमार के, क्या कि सुप्रीम कोर्ट मेड एंड एक्सेप्शन एंड इन्वोक आर्टिकल 136 टू सेट असाइड बेल ग्रांटेड टू पुलिस ऑफिसर्स बाय अ हाई कोर्ट इन द केस ऑफ द कस्टोडियल डेथ। जो भी कस्टोडियल डेथ उसके में इन्वोक किया क्या, आर्टिकल 136, आर्टिकल 136 है, वो क्या बोलता है आर्टिकल 136 कि मतलब सुप्रीम कोर्ट के लिए है। आर्टिकल 136 उसमें क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट इनेबल्स द सुप्रीम कोर्ट टू एड्रेस द लीगल इशू एंड करेक्ट ईडर ऑफ द लॉ। जो भी मतलब इनेबल किया जाए सुप्रीम कोर्ट के एड्रेस करने के लिए और लीगल इशू के लिए, और करेक्ट किया जाए किसका, तो जो भी ईडर हो लॉ में उसके लिए। तो वही बोला आर्टिकल 36 से, टू द सेट असाइड, मतलब अलग ही बेल ग्रांटेड किया जाए किससे, तो पुलिस ऑफिसर से बाय हाई कोर्ट्स इन द केस ऑफ द कस्टोडियल डेथ। आर्टिकल 136 वही उसी के बारे में देखो, गिव्स डायरेक्टरी पावर टू द सुप्रीम कोर्ट ग्रांट टू द स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट्स और ऑर्डर्स में बाय एनी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल इन इंडिया। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि जो भी डिक्शनरी पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से ग्रांट करता है स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट्स और ऑर्डर। जो भी ऑर्डर दिया जाता है जज के द्वारा और जो भी जजमेंट सुनाया जाता है कोर्ट के द्वारा, उसके बोल रहे हैं, और बाय एनी कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। इट इज़ नॉट अपील टू ऑर्डर पासिस बाय एनी कोर्ट। यह क्या नहीं है कोई भी अपील और ऑर्डर पास बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूट्स बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू द आर्म फोर्स। मतलब कोई भी आर्म फोर्स के द्वारा रिलेटिंग लॉ है उसमें ये नहीं है अपील किया ऑर्डर पास बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। कस्टोडियल डेथ इज अ manifestations of the custodial violence which primarily refers to violence। मतलब कस्टोडियल डेथ है क्या है, एक मैनिफेस्टेशन है किसका, कस्टोडियल वायलेंस का, which क्या एक तरह से प्राइमरली रेफर्स किया जाता है वायलेंस से इंक्लूडिंग रेप एंड टॉर्चर इन पुलिस कस्टडी, जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में भी और जुडिशियल कस्टडी में भी। सेफ गार्ड अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ, मतलब सेफ गार्ड क्या किया जाता है अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। लीगल एक्शन क्या है, तो सेक्शन 330 एंड सेक्शन 331 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स करते क्या, पनिशमेंट फॉर द इंजुरी इन्फ्लिक्टेड
फॉर द एक्सटोर्टिंग कन्फेशंस ड्यूरिंग द कस्टडी। मतलब लीगल एक्शन में क्या है, तो सेक्शन 330 और 331 ऑफ द आईपीसी प्रोवाइड्स करता है क्या है, तो पनिशमेंट ऑफ इंजुरी इन्फ्लिक्टेड फॉर किसके लिए, तो एक्सटोर्टिंग कन्फेशन ड्यूरिंग द कस्टडी में। सेक्शन 176 ऑफ सीआरपी से कॉल करता है, क्या बोलता है, फॉर मजिस्ट्रेशन इंक्वायरी इन द केस ऑफ द कस्टोडियल डेट। मजिस्ट्रेशन इंक्वायरी होना चाहिए जब कस्टोडियल डेट हो जाता है। तो अदर क्या है दूसरा, इंटरनेशनल कॉवेंटेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। इंडिया इज अ सिग्नेटरी, इंडिया भी क्या इसका सिग्नेटरी है। डॉक्टर बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सुप्रीम कोर्ट गिव्स स्पेशल गाइडलाइंस फॉर सेफगार्डिंग द डिटेंस। जो भी डिटेंस है उसके लिए एक सेफगार्डिंग किया गया था फॉर, तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस पास किया था सेफगार्डिंग करने के लिए किसका, डेटेनीज का। NHRC गाइडलाइंस कॉल फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द कस्टोडियल डेथ्स और रेप विथ 24 आवर्स ऑफ ऑकरेंस। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गाइडलाइंस कॉल किया है किसके लिए, तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए कस्टोडियल डेथ्स का और रेप का कम से कम 24 आवर्स विथिन 24 आवर्स के अंडर में, कब से, तो जब वह अकर्स हुआ है, जब वो हुआ है, वह हैपेंड हुआ है तब से। अब चैलेंजेस इन द कर्विंग कस्टोडियल डेट्स, मतलब जो भी क्या चैलेंज हो रहा है इसमें, तो नॉन रेटिफिकेशंस ऑफ द यूएन कन्वेंशंस अगेंस्ट टॉर्चर 1971, absence of the national level anti-torture framework, lengthy judicial processing, tremendous pressures on the police to detect the case whenever there is a surge in crime and a particularly heinous crime। अब आगे देखते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर EAM ऑफ द इंडियन विजिट मलेशिया, जो अपना रविशंकर प्रसाद है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी, रविशंकर बोले जयशंकर सर जो है, जयशंकर सर वही हैं अपना EAM, मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स है। तो EAM एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्या है, वो विजिट किए हैं क्या, मलेशिया में। विजिट वाज एम्ड एट द स्ट्रेंथनिंग bilateral cooperations in the areas like trade, defense, culture, education and enhance the strategic partnership between the two countries। इनका एम क्या है, तो स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल कोऑपरेशन होना चाहिए किस एरिया में, तो लाइक ट्रेड में, व्यापार में, डिफेंस में, कल्चर में और एजुकेशन में लेकर, और इन्हेंस करना है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया और मलेशिया के बीच में। इंडिया एंड मलेशिया बायलैटरल रिलेशंस, इंडिया एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ मलेशिया इन 1957। आज़ादी के 10 साल बाद इंडिया और मलेशिया के बीच में एक बायलैटरल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया था। स्ट्रेटेजिक क्या है, तो मलेशिया इज अ पार्ट ऑफ द इंडियंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी। मलेशिया क्या है, इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट्स है, और ऑल्सो ए की पार्टनर फॉर द इंडियन एशियान। इंडिया ऑल्सो ए की पार्टनर फॉर इंडिया के लिए क्या, एशियान में इंडिया के लिए एक की पार्टनर है। एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। डिफेंस कोऑपरेशंस भी है, द कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज हरिकॉम शक्ति आर्मी एनुअली, मतलब एनुअली एक्सरसाइज होता है ज्वाइंट, जो भी डिफेंस कोऑपरेशन जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है कौन सा, तो हरिमाऊ शक्ति जो कि आर्मी के द्वारा हुआ जाता है एनुअली। और समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि समुद्र लक्ष्मण मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है नेवी के द्वारा किया जाता है। और उड्रस शक्ति जो कि एयरफोर्स के द्वारा। एंड रॉयल मलेशिया नेवी शिप्स पार्टनरशिप इन द एक्सरसाइज मिलन जो कि नाम है मिलन एक्सरसाइज का, उसमें रॉयल मलेशिया एंड नेवी शिप का पार्टिसिपेट्स लेते हैं। ट्रेड क्या है, बोथ साइड द साइन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल ट्रेड टचेस द बिलियंस $19.4 बिलियन ड्यूरिंग 2021 से लेकर 2022 में। ट्रेड बिटवीन द बोथ कंट्रीज कैन बी सेटल्स इन द इंडियन रुपीज इन एडिंग टू करेंट मोड ऑफ द सेटलमेंट्स इन अदर करेंसीज। ट्रेड बिटवीन दोनों के बीच में जो ट्रेड है वो सेटल होते हैं किस में, तो इंडियन करेंसी में, और साथ में ही करेंट मोड ऑफ द सेटलमेंट इन द अदर करेंसी। अभी करेंट मोड क्या है, दूसरे करेंसी के करेंसी में, दूसरे करेंसी को लेकर। इंडिया इम्पोर्ट्स पाल्म ऑयल मेनली फ्रॉम द इंडोनेशिया एंड मलेशिया। इंडिया क्या है जो इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम ऑयल इम्पोर्ट करता है। कल्चरल क्या है, तो इंडियन कल्चरल सेंटर्स, कोलालमपुर
conducted the classes in the Carnatic vocal, Kathak dance, yoga, हिंदी लैंग्वेज बाई द ट्रेन द टीचर्स फ्रॉम द इंडियन एंड मलेशिया। जो भी इंडिया और मलेशिया से है वो सबको उस सबको ट्रेन करने के लिए पढ़ाया जाता है क्या, तो जैसे कि क्लासेस कंडक्ट किया जाता है जैसे कि इन कर्नाटिक वोकल में, कथक डांस और योगा, हिंदी, ये सब लैंग्वेज। सेंटर वाज द रीनेम्ड एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर इन 2015 में जो है सेंटर अपना जो इंडिया का सेंटर है, जो उस सेंटर जो है अपने इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट उसका नाम रीनेम कर देते हैं, किस नेम से, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन कल्चरल सेंटर। ह्यूमैनिटेरियन एसोसिएशन क्या है, तो मोर देन 1 लाख इंडियंस नेशनल रिपेट्रिएट्स फ्रॉम द मलेशिया अंडर द वंदे भारत मिशन ड्यूरिंग कोविड-19। ये मलेशिया है, वियतनाम, कोलंबिया, चाइना इधर है, चाइना के इधर में है मलेशिया, ये सिंगापुर और ये इंडोनेशिया, इधर फिलीपींस। अभी फिलीपींस के बारे में न्यूज़ आ रहा था, चाइना और फिलीपींस का टक्कर को लेकर, इधर जो सी लेवल है इसको लेकर। अब अगले न्यूज़ देखते हैं। यूनेस्को इंडोर्स द एडिशंस ऑफ द 18 न्यू जियो पार्क्स टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। जो यूनेस्को है क्या ऐड किए हैं 18 न्यू जियो पार्क्स, किसमें, तो जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। लेटेस्ट एडिशनल राइजेज द नंबर ऑफ द टोटल जियो पार्क 213 which are the spread across 48 countries, no जियो पार्क इन इंडिया। मतलब अभी लेटेस्ट एडिशनल से राइज हो चुका है कितने टोटल, तो 213 हो चुका है, जो कि स्प्रेड हो चुका है कितने ओवरऑल 48 कंट्रीज में, जबकि इसमें इंडिया की ओर से कोई भी एक जियो पार्क नहीं है इंडिया में। सम मेजर जियो पार्क्स एडेड टू द GGNR, जैसे कि लैंड ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज पोलैंड में, इम्पैक्ट क्रेटर लेक फिनलैंड का, और उबेराबा ब्राज़ील का। लैंड ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज पोलैंड का क्या है, द फीचर्स डिस्टिंक्टिव रिमेन्स एट द पैलियोजोजिक एंड सिनोजोनिक वोल्केनोज। इम्पैक्ट क्रेटर लेक फिनलैंड में क्या है, तो यूरोप्स लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर लेक फॉर्म थ्रू द कोलिजन्स विद द मेट्रॉइड 78 मिलियन ईयर एगो। मतलब कि इस जो मेट्रॉइड कोलिजन्स हुआ था इस लैंड पे यहाँ पे, तो 78 मिलियन साल पहले, तभी यहाँ पर एक लार्ज इम्पैक्ट ऑफ क्रिएटर ऑफ लैक। उब्रेबा ब्राज़ील का, इट्स टैग लाइन्स लैंड्स ऑफ द जियांट्स। इसका टैग लाइन क्या है, इट्स टैग इसका, द लैंड्स ऑफ द जियांट्स रेफर टू इट्स रिच पैलियोंटोलॉजिकल हेरिटेज। पैलियोंटोलॉजिकल हेरिटेज मतलब पूरा पशुवान विज्ञान का यहाँ हेरिटेज है। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क के बारे में, जेनेसिस कब से जियो पार्क कॉन्सेप्ट एरोज कब हुआ था, तो मिड 1990s का, एंड UGP वाज क्रिएटेड कब क्रिएट हुआ था, तो 2015 में। उसका एरोज कॉन्सेप्ट कब एरोज हुआ था, तो 1990s में, और कब क्रिएटेड हुआ था, तो 2015 में। इसके बारे में क्या है, तो सिंगल यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया, ये क्या है, पे सिंगल है और यूनिफाइड जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे लैंडस्केप्स और इंटरनेशनल जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पाए जाते हैं, आर द मैनेज्ड विथ होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या, तो प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशंस के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। मैनेजमेंट इसका कौन है, तो मैनेज्ड बाय एक बॉडी का जिसके पास क्या होगा, लीगल एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल लेजिस्लेशंस। डेजिग्नेशंस इज नॉट अ परमानेंट, इसका डेजिग्नेशंस क्या है, परमानेंट नहीं है। डेजिग्नेशंस इज फॉर द 4 years आफ्टर व्हिच इट इज रिसीज्ड। इसका मतलब डेजिग्नेशंस क्या होगा, ये जो 4 years जब क्या 4 साल के लिए, आफ्टर व्हिच इट इज रिसीज्ड। मैंडेटरी नेटवर्किंग क्या है, तो मेंबरशिप ऑफ द ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क इज ऑब्लिगेटरी फॉर UGGPs।
सिग्निफिकेंस क्या है? यूजीपीसीएस गिव्स द लोकल पीपल द सेंस टू द प्राइड, मतलब जो भी वहाँ के लोकल पीपल्स है उसके लोकल पीपल को एक सेंस देते हैं क्या? प्राइड के लिए, उच्च शान के लिए इन देयर रीजन्स एंड स्ट्रेंथन देयर आइडेंटिफिकेशन विथ द एरिया, और उसके आइडेंटिफिकेशन उसके एरिया के साथ में उसका मजबूती बनाते हैं। न्यू सोर्स ऑफ द रिन्यू आर द जनरेटेड थ्रू द जियो टूरिज्म। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क क्या है? तो इट्स नॉन प्रॉफिट नेटवर्क एसोसिएशन ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड इन 2014। कब उसके बनने से वो कब बना था? 2015 में। उसके बनने से पहले ये इस्टेब्लिश हो चुका था। कौन? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क। GGN was founded as the international partnership development under the umbrella of the UNESCO के अंडर में उसको फाउंडेड किया गया था। एंड was founded as an क्या है? तो इंटरनेशनल पार्टनरशिप डेवलपमेंट अंडर अम्ब्रेला ऑफ UNESCO। नेटवर्किंग एंड द कोलैबोरेशंस अमॉन्ग द ग्लोबल जियो पार्क्स इज एंड इम्पोर्टेंस कॉन्सेप्ट्स ऑफ द GGN। अब दूसरे न्यूज में आते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस IFC रिलीज अ ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड्स इम्पैक्ट्स रिपोर्ट 2003। मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस ने जो है रिलीज किए हैं ग्रीन एंड सोशल बॉन्ड इम्पैक्ट 2003 का। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स प्रोग्राम इन 2010। वो कब लॉन्च किया गया था? ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम 2010 में। टू अनलॉक क्या करने के लिए? तो इन्वेस्टमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर्स एलिजिबल प्रोजेक्ट्स दैट सिक्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज एंड द सोशल बॉन्ड प्रोग्राम इन 2017। क्या है? अनलॉक करने के लिए किसके? प्राइवेट जो भी प्राइवेट सेक्टर के जो इन्वेस्टर है उनके लिए एलिजिबल हो प्रोजेक्ट का, जो सीख कर सके टू मिटिगेट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर। और सोशल बॉन्ड प्रोग्राम कब? तो 2017 का। कब? तो 2017 की हाईलाइट्स क्या है? तो $2 बिलियन राइजेज थ्रू द ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड के द्वारा $2,000 को राइज किया गया है। इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस 3.3 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड्स इक्विवेलेंस पर ईयर। इससे जिससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि 3.3 मिलियन मेट्रिक टन का कार्बन डाइऑक्साइड को इक्विवेलेंट करेंगे प्रत्येक साल। और $1.2 बिलियन राइजेस किया गया है थ्रू द सोशल बॉन्ड। किससे? ग्रीन बॉन्ड से कितना किया गया? तो $2 बिलियन, और सोशल बॉन्ड से कितना गया है? तो $1.2 बिलियन। बिल कैटर सेक्टर्स लाइक एग्री बिजनेस, जेंडर फाइनेंस और एजुकेशंस। अबाउट ग्रीन बॉन्ड के बारे में जानते हैं। डेब्ट सिक्योरिटीज डिजाइन टू फाइनेंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट। एक तरह से क्या है? डेब्ट सिक्योरिटीज है जो कि डिजाइन किया है, डिजिनेटेड किया गया है किससे? तो फाइनेंस इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट को लेकर, जैसे कि सस्टेनेबल वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, पॉपुलेशंस कंट्रोल। इन 2022 मिनिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, अप्रूव्ड कर दिए हैं इंडियाज फर्स्ट सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क 2022 में, यानी कि पिछले साल में इंडिया का जो है फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने अप्रूव कर चुका है इंडिया का पहला अपना सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क विच एक्सक्लूडेड प्रोजेक्ट्स। उसके साथ में क्या क्या प्रोजेक्ट है? लाइक जैसे कि न्यूक्लियर पावर जनरेशंस, लैंड फिल्स प्रोजेक्ट्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स लार्जर देन 27 मेगावाट का 25 मेगावाट का। इंडियाज फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड वाज इशूड बाय द यस बैंक। इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा इशू किया गया था? तो यस बैंक के द्वारा। कब? तो 2015 में। In 2023, India issued the first branch of its first SGBG worth of $80 billion। मतलब पिछले साल 2023 में इंडिया इशू कर चुका है फर्स्ट ट्रांस, कम से कम फर्स्ट कितना का? तो 80 मिलियन का, 18 मिलियन रुपीज़ का। अबाउट सोशल बॉन्ड, अब हम लोग आते हैं सोशल बॉन्ड के बारे में। क्या था? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू बाय द गवर्नमेंट। एक तरह से क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, किसके द्वारा इशू किया जाता है? तो गवर्नमेंट्स के द्वारा। कॉर्पोरेशंस टू राइज फंड फॉर द प्रोजेक्ट। क्या है? कॉर्पोरेशंस किया जाता है क्या? किस लिए? तो फंड राइज किया जा सके प्रोजेक्ट के लिए। टू एड्रेस द सोशल इशू, एक सोशल इशू को एड्रेस करने से, जैसे कि अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर,
benefits vulnerable populations. In 2023, National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) raises more than 1000 crore by social bond. जो अपना कि नाबार्ड है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने 2023 में पिछले साल 1000 करोड़ राइज किए थे सोशल बॉन्ड। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, हेडक्वार्टर कहाँ है तो वाशिंगटन है, डीसी में, यूएसए के। इस्टेब्लिश्ड इन 1956 में, तो मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, इसके कौन मेंबर होते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का। एंड द लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल, ये क्या है तो लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है। फोकस करता है किस पर, ऑन द प्राइवेट सेक्टर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर में। ऑल्सो इन न्यूज, और ये सब भी न्यूज में थे। कौन क्या था, इनिशिएटिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द पीस कीपर्स, मतलब इनिशिएटिव्स किया जाता है क्या, तो प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम अगेंस्ट की पीस कीपर्स के ऊपर। तो इंडिया लेड ग्रुप ऑफ द फ्रेंड्स GOF launched a new data-based designs to record the crime against peacekeepers and monitors the progress in the holding perpetrators accountable. The GOF was launched, कब लॉन्च किया गया था, in 2022 to promote the accountability for the crimes against the blue helmets during its presidency of the UN Security Councils. तो GOF लॉन्च किया गया था GOF किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा इन 2020 में, टू प्रमोट कर दें अकाउंटेबिलिटी फॉर किसके लिए, द क्राइम अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट, जो भी पीस कीपिंग है उसके अगेंस्ट में, ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल, जब इंडिया प्रेसिडेंसी था उसका किसका, UN सिक्योरिटी काउंसिल का। तब UN पीस कीपिंग फोर्स आर द एम्प्लॉयड टू द मेंटेनेंस और री एस्टेब्लिश द पीस इन द एरिया ऑफ द आर्म कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ पे आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे UN पीस कीपिंग फोर्स क्या करता है, मेंटेन करता है और री एस्टेब्लिश करता है पीस। हाउ दे समटाइम्स फेस वायलेंस इन द डिप्लॉय रीजन्स, जहाँ जहाँ पे वो डिप्लॉय करते हैं वहाँ उस रीजन में कभी कभी उन्होंने वायलेंस फेस करते हैं। दीज फोर्सेस आर ऑल्सो रिफर्ड टू अ ब्लू हेलमेट्स एज दे हैव इक्वल्ड इन द ब्लू कलर हेलमेट, इस फोर्स को ऑल्सो रेफर्स करते हैं किस नाम से, तो ब्लू हेलमेट के नाम से। क्यों, क्योंकि यह ब्लू कलर के हेलमेट को वो इक्विप्ड करते हैं, वो लोग पहनते हैं। दे ओन द नोबेल पीस प्राइज इन 1988, पीस कीपिंग फोर्स को नोबेल प्राइज मिला गया था कब, 1988 में। इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज ICI, मतलब इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री, जो कि एलाइट कोर इंडस्ट्री, जितने भी 8 कोर इंडस्ट्री हैं उसका इंडेक्स वर्क है। तो कॉम्बाइंड ICI इंक्रीज बाय द 6.7 प्रोविंशियल्स इन फरवरी 2024 एज द कम्पेयर टू द इंडेक्स ऑफ फरवरी 2020, लास्ट ईयर के इंडेक्स से 6.7% का इंक्रीजमेंट मिला है किसमें, ICI में, इंडेक्स ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्री, जो भी अपना कोर इंडस्ट्री है उसके 8 कोर इंडस्ट्री, उसके 8 जो भी इंडस्ट्री है उसमें। द ICI measures the combined and individuals performance of the productions of the 8 core industry। 8 core industries आज कौन कौन से हैं, तो जैसे फर्टिलाइजर, सीमेंट्स, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील्स एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। they are comprise 40.27 of the weights of the items included in the index of the industrial productions। ये कंप्रोमाइज किया कम से कम 40.27% ऑफ द अपना वेट्स ऑफ आइटम्स इंक्लूड, इनके साथ साथ में इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। ICI इज रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, अब हम लोग बारे में जानते हैं किसके बारे में, भी न्यूज में क्या था, वाइट रैबिट। CRN हैज लॉन्च द वाइट रैबिट कोलैबोरेशंस टू फोस्टर्स द अपटेक ऑफ द वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी बाय इंडस्ट्री। जो CRN है वो क्या लॉन्च किया है, वाइट रैबिट कोलैबोरेशंस करने के लिए, किससे, तो फोस्टर ऑफ द अपटेक करना है किसका, वाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के किसमें, तो इंडस्ट्री के द्वारा। The collaborations aim to provide dedicated supports and the training facilitated research and development project in technology। इस कोलैबोरेशन का एम क्या है कि प्रोवाइड करना डेडिकेटेड सपोर्ट और ट्रेनिंग और फैसिलिटेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी में।
WA टेक्नोलॉजी, व्हाट एबी टेक्नोलॉजी क्या है? इट वाज डेवलप्ड एट सेरन CRN, प्रोवाइड द सब नैनो सेकेंड्स एक्यूरेसी एंड पिको सेकेंड्स precisions of the synchronizations for the large hadron collider acceleration chain। यह क्या है? एक तरह से डेवलपमेंट किया गया है, किसके द्वारा डेवलपमेंट किया गया था? तो CERN के द्वारा क्या प्रोवाइड करने के लिए सब नैनो सेकेंड का एक्यूरेसी और पिको सेकेंड का प्रिसेंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशंस का, किसके लिए? तो लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर के लिए और एक्सेलरेटर चैन। LHC इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल पार्टिकल्स एक्सेलरेशंस। LHC जो कि अपना लार्ज हैंड्रॉन कोलाइडर है, वो क्या है? एक तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल्स एक्सेलरेशंस है। इट वाज फर्स्ट यूज इन 2012 एंड इन 2020 इट वाज इंक्लूड इन द वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स नॉन एज द प्रीसियस टाइम प्रोटोकॉल PTT। और ये न्यूज़ में क्या था? तो कोरोना वायरस नेटवर्क कोविनेट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च द न्यू कोविनेट। व्हाट कोविनेट के बारे में जानते क्या थे? इट इज अ नेटवर्क ऑफ द ग्लोबल लेबोरेटरीज which expertise in the humans, animals and environment कोरोना वायरस सर्विलेंस। इसका एक्सपर्टीज़ क्या है? तो इट्स एक्सपर्टाइज करता है किसमें? तो ह्यूमन में और एनिमल और इन्वायरमेंट में कि कोरोना वायरस का सर्विलेंस है या नहीं है। इट्स करेंटली इंक्लूड्स 36 लेबोरेटरीज फ्रॉम 21 countries, 3 in India and all 6 WHO regions। और ये करेंटली इंक्लूड्स किया गया है 36 लेबोरेटरीज का 21 कंट्री से, जिसमें से 3 इंडिया से है और ऑल 6 और जो भी 6 WHO रीजन्स में हैं उनसे। इट एम टू फैसिलिटेट एंड कोऑर्डिनेट ग्लोबल एक्सपर्टीज फॉर द अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेंशंस। इसका एम क्या है? फैसिलिटेट करना और कोऑर्डिनेट करना ग्लोबल एक्सपर्टीज से, जो कि फॉर अर्ली डिटेंस ग्लोबल एक्सपर्टीज से फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेंशन, और पहले और सही तरीके डिटेंशन के लिए, और मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट्स ऑफ द SARS-CoV-2, MERS-CoV एंड नोवेल कोरोना वायरस ऑफ द पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस। और न्यूज़ में क्या है? तो कलम 250 मतलब कलम 250 कलम के Skyroot Aerospace has successfully tested the fired stage 2 of the Vikram-1 space launch vehicles called कलम 250। अब्दुल कलाम के नाम पर लगता है कलाम 250 नाम रखा गया। तो स्काईरूट है, जो स्काईरूट है एरोस्पेस है, सक्सेसफुली क्या किया है? टेस्ट किया है फायर्ड स्टेज 2 ऑफ किसका? तो Vikram-1 का स्पेस लॉन्च व्हीकल्स, जिसको बोला गया है कलाम 250। Stage 2 is significant because it is the propels satellites from the dense atmosphere of the Earth to deep the vacuum of outer space। Vikram-1 is the 3-stage solid fuel based rockets। Vikram-1 जो है क्या है? 3 स्टेज है, क्या solid fuel based rockets है। About कलाम 250, it is a high strength carbon composite rockets motor। यह क्या है? तो हाई स्ट्रेंथ का कार्बन कंपोजिट रॉकेट मोटर है। which use the solid fuel, किसके लिए? तो सॉलिड फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। एंड हाई परफॉर्मेंस इथिलीन प्रोपिलीन डाइन, जिसमें क्या है? हाई परफॉर्मेंस इथिलीन प्रोपिलीन डाइन है। टेरोफिलाइन EPDM है। थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, सॉलिड प्रोपेलेंट, इसमें सॉलिड प्रोपेलेंट क्या है? इन कलाम 225 वाज द प्रोसेस्ड बाय द सोलर इंडस्ट्रीज एट नागपुर फैसिलिटी। सॉलिड जो प्रोपेलेंट है इसमें, जो कलाम 250 में, वो कहाँ से प्रोसेस्ड हुआ है? तो सोलर इंडस्ट्री के कहाँ का? तो नागपुर का। अर्लियर स्काईरूट हैड टेस्टेड इन कलाम 100 थर्ड स्टेज ऑफ द Vikram-1 which was tested fired successfully in 2021 में। इंटरनेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूशंस साउथ एशिया रीजनल सेंटर्स ISAR इंटरनेशनल इंटरनेशनल साउथ एशिया रीजन सेंटर्स बिल डेवलप्ड राइस वेराइटीज। वो क्या है? डेवलप किया क्या? राइस का वेराइटीज
विथ लो मीथेन इमिशंस, कैसे, तो जिसमें मीथेन का इमिशन बहुत कम हो, और इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशंस ऑफ राइस, और राइस का प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो। टू अचीव दिस, ISARC is promoting the adaptations of the best agronomic and management practice like ड्राई सीडेड राइस, जैसे कि सूखा हुआ ड्राई सीडेड राइस, और अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग, और जैसे कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राइंग। अबाउट ISARC इस्टेब्लिश हुआ था कब, 2018 में, किसके द्वारा, थ्रू द मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसके बीच में, इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फ्रांस वेलफेयर एंड IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ में। लोकेटेड कहाँ है, तो बनारसी में है, उत्तर प्रदेश में। डेडिकेटेड टू, किसके लिए, तो स्टैंडिंग द राइस बेस्ट एग्री फूड सिस्टम, किसके लिए डेडिकेटेड है, तो स्टेटिंग मजबूत किया जाए क्या, तो राइस बेस्ट एग्री फूड सिस्टम को, कहाँ पे, तो साउथ एशियन रीजन में। बाय डेवलपिंग क्लाइमेट रेसिलिएंट, किसके द्वारा, तो डेवलपिंग किया जाए क्लाइमेट रेसिलिएंट बायोफोर्टिफाइड राइस वैराइटीज फॉर फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स के लिए। अबाउट RRI हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो लॉस बानस में, फिलीपींस में। डेडिकेटेड टू द रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड हंगर थ्रू द राइस साइंस। जिप्स इंडस्ट्री, इंडियन वल्चर, जिप्स इंडिकस, जिप्स इंडिकस, इंडियन वल्चर का नाम है जो जिप्स इंडिकस। मोयल वैली, जो मोयल वैली है लोकेटेड कहाँ पे, तो मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व में है। इट इज़ द ओनली रीजन्स वेयर द लार्जेस्ट नेस्टिंग कॉलोनी ऑफ द जिप्स वल्चर्स इन वाइल्ड। अबाउट जिप्स इंडिकस, जिप्स इंडिकस जो कि इंडियन वल्चर्स के बारे में जानते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो पोजेज वाइटिस फीचर्स, इसका पोजेज क्या है, जो पोजेज वाइटिस फीचर्स ऑन द डार्क हेड एंड नेक, जो फीचर्स पे है उसका वाइटिस फीडर्स है, कहाँ पे, ऑन द डार्क हेड ऑफ नेक एंड अ पेल कॉलर, और उसमें क्या है, एक पेल कॉलर है। कॉलोनियल नेस्टल एंड ऑफ्टन सीन इन द फ्रॉन्क्स, पॉपुलेशंस इज डिक्लाइनिंग, इसका पॉपुलेशन क्या है, डिक्लाइनिंग कर रहा है, और यह कॉलोनियल नेस्टल्स थे। और ऑफ्टन सीन इन द फ्लॉक्स। हैबिटेट्स स्पेसिफिकेशंस क्या है, तो ओपन ग्रासलैंड्स फाउंड इन झारखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो UNCC क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्स है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के 1972 के अंडर में क्या है, शेड्यूल 1 में है, बहुत डेंजर में भी रखा गया है अभी इसको। कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं क्या, तो बैनिंग ऑफ द नॉन स्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक डिक्लोफेनेंस, केटोप्रोफेन फॉर वेंट्री के लिए जो भी दवाई यूज होता है उसको बैन किया गया है। कौन सा, तो बैनिंग किया गया है, तो नॉन स्टेरॉइडल और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स को। वर्चुअल एक्शन प्लान 2020 से 2015 फिल्म, इसके भी अंडर में कंजर्वेशन में किया गया। और टाइगर, अब हम लोग आगे नेक्स्ट न्यूज में, तो टाइगर ट्रिम्फ 2024 हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ इज बीइंग कंडक्टेड इन द विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम में हार्बर फेज हुआ है, किसका एक्सरसाइज, हार्बर फेज ऑफ द एक्सरसाइज किया गया है, टाइगर ट्रिम्फ का शुरुआत किया गया। टाइगर ट्रिम्फ इज अ बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। टाइगर ट्रिम्फ क्या है, एक तरह से हार्डर है, जिसको बायलेटरल ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ है। एम्फीबियस एक्सरसाइज बिटवीन द इंडिया एंड US, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा किसके एम्फीबियस एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और US के बीच में। पर्सनालिटी इन द न्यूज, जो भी पर्सनल आज के न्यूज में कौन सा पर्सनालिटी न्यूज में थे, तो टामाडोरा। अबाउट टामाडोरा का बॉर्न हुआ थे कहाँ, तो कोया कम्युनिटी का, ही वॉज बॉर्न इन कोया कम्युनिटी।
कंट्रीब्यूशन, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? तो अंडर हिज लीडरशिप, इनके लीडरशिप में ट्राइबल पीपुल ऑफ द मलकानगिरी स्पेशली द कोया ट्राइब्स रोज इन द रिवोल्ट्स अगेंस्ट द अनजस्ट एंड द अपोजिशन एंड द अप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ द राजा ऑफ द कोरापुट एंड ब्रिटिश। मतलब इनके लीडरशिप में क्या हुआ है, ट्राइबल पीपुल हैं किसके? तो मलकानगिरी स्पेशली द कोया ट्राइब्स क्या हुआ, एक रिवोल्ट को राइज करते हैं, रिवोल्ट का अगेंस्ट किसके विरोध में? तो ऑप्रेसिव पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज बनाया गया था राजा ऑफ द करापुट और ब्रिटिश के द्वारा, उसके पॉलिसीज के अपोजिट, ऑप्रेसिव पॉलिसीज के अपोजिट में। ही डिफीटेड ब्रिटिश पुलिस ऑफ मलकानगिरी, इन्होंने मलकानगिरी के पुलिस को हराया था। Colonel McGuire of the Hyderabad contingents marched with 100 men to protect but failed by several attacks of the Koya army। जो भी उस समय के कॉलोनल मैकवार्ड थे ऑफ द हैदराबाद के, उन्होंने कंटिजेंट किए थे मार्च, कितने 100 आदमी के साथ में प्रोटेक्ट बट उन्होंने फेल हो गए, बट फेल्ड, किसके द्वारा फेल्ड कर दिया गया था? तो सेवरल अटैक ऑफ द कोया आर्मी, किसके लीडरशिप में लड़ा गया था? तो टामा टोमर के लीडरशिप में कोया आर्मी ने उनको हरा दिया। वैल्यूज क्या है? तो इनका वैल्यूज लीडरशिप है, कॉरेज है, इम्फैक्टी है, यही सब। आज का न्यूज यही था। अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट बॉक्स ऊपर है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले मंथ से जो अपना सी सेट है उसके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को भी करने के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सी सेट का सोच रहा हूँ करने के लिए, क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में क्या हो रहा है कि आदमी तो जीएस पेपर तो ठीक से निकाल लेते हैं, बट सी सेट में ही प्रॉब्लम होती है। तो उसको भी सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर का उसको कंप्लीट करने के लिए मैथ सेक्शन, और जब भी अगर टाइम मिला तो जीएस पर भी फोकस किया जाएगा। बस इतना ही आज, आप लोग ध्यान से पढ़िए। बाय।